Hello everyone, today we'll be discuss Indian Council Act 1909। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट वह क्या सिचुएशन थी जिसके कारण इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आता है। तो 1909 के समय मॉडल रिफॉर्म्स आए थे और इसे मॉडल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय लॉर्ड मॉडल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो इंडिया के वाइसराय थे। ठीक है, इसलिए इसे मॉडल रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दें कि यह भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल इतिहास में एक डिविसिव लैंडमार्क था, क्योंकि इस एक्ट के आने के पीछे कई रीजंस थे। फॉर मल्टीपल पॉइंट्स हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राइज ऑफ एक्सट्रीम एंड स्वदेशी मूवमेंट। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसके कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट मॉडरेट को खुश करके एक्सट्रीम से अलग करना चाहती थी। ठीक है, जिसके कारण पॉलिसी ऑफ रेलिंग द मॉडरेट्स लाई है उन्होंने। ठीक है, और शिमला डेपुटेशन जो 1906 में हुआ था, आगा खान के नेतृत्व में एक मुस्लिम डेलीगेशन वाइसरॉय मिंटो से शिमला में मिलने गया और उन्होंने मुस्लिम के लिए एक अलग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग की। इसी के बाद 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया हमको। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम मेजर प्रोविजंस में देखते हैं। फर्स्ट प्रोविजन, ड्रास्टिक एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों का साइज काफ़ी बढ़ा दिया गया। ठीक है, पहले केवल 16 मेंबर हुआ करते थे, जो 60 कर दिए गए। ठीक है, और अब टोटल मेंबर्स 69 हो गए हैं, लेकिन यहाँ ऑफिशियल मेजोरिटी अभी भी बरकरार रखेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अलग अलग प्रोविंसेस जैसे बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। यहाँ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, लेकिन इनमें से अधिकतर नॉन ऑफिशियल नॉमिनेटेड होते थे, इसलिए असली पावर उनके पास भी नहीं थी। ओके, सेकेंड, लीगल रिकग्निशन ऑफ कम्युनलिज्म। कैसे? सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम के माध्यम से। तो इस एक्ट में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की, जो आगे चलकर पार्टीशन का कारण भी बना, भारत पाकिस्तान पार्टीशन। कैसे? सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत मुस्लिम सीट के लिए केवल मुस्लिम ही कैंडिडेट खड़े हो सकते थे और इन कैंडिडेट को वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम वोटर का था। अदर्स रिलीजियन वाले लोग वोट नहीं कर सकते थे। ठीक है, बट और इसके लिए लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मॉर्ले को लिखा था 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया था, तब क्या बोल रहा था कि वी आर सोविंग ड्रैगन्स टीथ एंड द हार्वेस्ट विल बी बेटर। इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनलिज्म कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड मेजर प्रोविजंस ऑफ 1909 एक्ट क्या है? तो अब तक इंडियन सिर्फ कानून बनाने वाली बॉडी में जा सकते थे, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की एंट्री को अलाउ कर दिया गया। ठीक है, एक मोस्ट हिस्टोरिकल फैक्ट देखते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को आप तो जानते ही होंगे, एस पी सिन्हा भी कहते हैं जिसे, वो इसराइल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले इंडियंस बने। उन्हें एक लो मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठीक है, अगर कोई पूछे कि भैया वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाला पहला भारतीय कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उनको क्या बनाया गया था? लो मेंबर बनाया गया था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में आते रहते हैं, इसलिए फैक्ट याद करना महत्वपूर्ण है। फोर्थ प्रोविजंस ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, काउंसिल के फंक्शन और राइट्स को बढ़ाया गया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 में नहीं पूछा जा सकता था, लेकिन 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता था।
ठीक है। बजट इंटरवेंशन देखते हैं तो मेंबर अब बजट पर रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे और बजट के कुछ पार्ट पर वोट भी कर सकते थे, लेकिन पूरे बजट पे वोट नहीं किया जा सकता था। ठीक है। एंड पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर पर रेजोल्यूशन लाना अलाउ किया गया, बट ये सब बदलाव केवल एडवाइजरी नेचर के थे। वायसराय किसी भी रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर सकता अपने वीटो पावर के माध्यम से। ठीक है। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्रिटिकल डेमेरिट्स डीमेरिट्स एंड एनालिसिस फॉर मेंस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजंस, नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ कहा था कि रिफॉर्म्स का मकसद इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाना बिल्कुल भी नहीं है। असली शक्ति अब भी ऑटोक्रेट ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव के पास ही थी। ठीक है। सेकेंड, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग डिवाइड एंड रूल, सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिवाइड एंड रूल को अपनाया और यह बाद में भारत पाकिस्तान के पार्टीशन का रीज़न भी बना। ठीक है। नैरो फ्रेंचाइजीज, कैसे? वोटिंग राइट बहुत ही ज़्यादा लिमिट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशन का लेवल होना चाहिए, टैक्स पेइंग स्टेटस होना चाहिए, पर बेस्ट थी और आम जनता के पास कोई फ्रेंचाइज नहीं था। ठीक है। अब डिटेल कंपैरिजन ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉडल भी कहा जाता है। तो सेंट्रल काउंसिल स्ट्रेंथ देखते हैं सॉरी। तो सेंट्रल काउंसिल की स्ट्रेंथ देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। तो यहाँ पर एडिशनल नंबर 10 से 16 थे, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। ठीक है। अब काउंटर क्वेश्चन के बारे में देखते हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन 1892 के एक्ट में नहीं किए जा सकते थे, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन को अलाउ किया गया। ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री, 1892 के एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियन से अलाउ ही नहीं थे, बट 1909 में यह अलाउ कर दिया गया। एसपी सिन्हा बिकम द फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ इंडियन ब्रिटिश अलाउ एसपी सिन्हा। ठीक है। अब कम्युनल इलेक्टोरेट, इसका कोई कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता इंडियन काउंसिल एक्ट 1992 में, बट 1909 में तो स्पेशल इंट्रोड्यूस किया गया मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। अब हमने डिटेल डिस्कशन कर लिया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। अब हम यूपीएससी के क्वेश्चन एंड आंसर और ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम देखते हैं कुछ ट्रैप्स। ठीक है। तो चलिए हम ट्रैप 1 की बात करते हैं। तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस डायरकी एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस। इट इज़ ए रॉन्ग। ठीक है। कैसे? तो डायरकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से आई, 1919 से आई थी, ना कि 1909 के माध्यम से। और ऑटोनॉमी गवर्नमेंट इंडिया 1935 से आई थी। ठीक है। समझ रहे हो बात को? और 1909 में प्रोविंस की केवल नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप बढ़ोतरी मिली थी, ऑटोनॉमी नहीं मिली थी। अब ट्रिप 2 की बात करते हैं तो एसपी सिन्हा वॉज अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1909। इट इज़ रॉन्ग, ये तो आपको गलत लगना ही चाहिए। कैसे? तो वर्डिंग पर ध्यान दो आप कि एसपी सिन्हा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पहले मेंबर बने थे, ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के। लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियंस को 1862 से ही परमिशन मिल गई थी। ठीक है। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी इंजन एंड एग्ज़ाम की। प्रीलिम्स आ रहा है, उसके 4 दिन पहले मेंस आ रहा है, उसके 4 दिन पहले हमको 10 मिनट 15 मिनट पे रिवाइज करना है। ठीक है। तो हमको कुछ की पॉइंट तो याद रहने चाहिए। तो हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को की पॉइंट में देखेंगे। कैसे? MSEB इज की पॉइंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। एम का मतलब मोरले मिंटो, ए इसका सेवरल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, कम्युनल सीड्स। ठीक है। और ई का एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री फॉर इंडियंस, एसपी सिन्हा एज ए लॉ मेंबर। ओके। एंड फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंट्री इंडियंस।
ठीक है। बी, बजट रेजुलेशन एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इनेबल किया गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको बात। और यूपीएससी की वन लाइनर समरी ले लेते हैं ताकि हम पूरे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को 2 से 4 लाइन में समझ सकें। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे मॉडल रिफॉर्म से भी कहा जाता है ना, ने सेंट्रल काउंसिल का सही सहार किया और एससीसी ने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला इंडियन मेंबर भी बनाया। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउ किए और भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का नियम शुरू भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग. Like, subscribe and share this video.